ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनके चर्चे हो रहे थे। रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफान दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसीलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तान अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आ गया। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खास नामों, अंगरक्षकों की पूरी पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की जीवनियां देखने में आई। बड़ी ही धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन अखबारों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तो तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए तो कुछ होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में अपनी जान हथेली पर लिखकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत से क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसहाता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। और करिश्मा तो ये था कि किसी ने कुछ कहा ही नहीं, किसी ने किसी को देखा ही नहीं, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक मुश्किल आ गई थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी, पर पंचम की नाक की बड़ी मुसीबत थी। दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे किसी वक्त, आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबार के पन्ने रंगे गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्षों में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की एक नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगाते रहे, और लाट चली गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक ये परेशानी बढ़ गई और बड़ी सरगर्मी शुरू हो गई। देश के खैर खवाओं की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी एक मत से बात पर सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए, और यह तय किया गया कि हर हालात में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्माओं के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे, और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे पता होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्माओं ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताना जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मामला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीर दिए गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। हुक्मरानों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वे देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ कर लाएगा जैसे मूर्ति में लगा था। मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया, परंतु उसे वैसा पत्थर मिला ही नहीं। उसने पत्थरों को विदेशी बता दिया। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी हैं। यदि उनमें से किसी एक की नाक
लाट की मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। सभापति ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की सहमति से ऐसा करने की आज्ञा दे दी। जॉर्ज पंचम की नाक का माप उसके पास था। वह दिल्ली से बम्बई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर मद्रास, मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। उसने गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय तथा भगत सिंह की लाटों को देखा परखा, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, पर उसे जॉर्ज पंचम की नाक का सही माप कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक से सब नाक बड़ी निकली। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश करते हुए कहा कि देश की 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। यह सुनकर सभापति परेशान हो गया, पर मूर्तिकार को इसकी इजाज़त दे दी गई। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। पूरे देश की मूर्तियों की नाक नापी जाती है, परंतु वे सभी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकलती हैं। फिर बच्चों की नाकें नापी जाती हैं और वे भी जॉर्ज पंचम की नाकों से बड़ी निकलती हैं। अंत में ये फैसला होता है कि कोई असली नाक ही लाट पर लगा दी जाए। 40 करोड़ में से किसी एक की नाक तो लग ही जाएगी। आखिर जॉर्ज पंचम की लाट को बिना नाक के कैसे छोड़ा जा सकता था? अखबारों में खबर आई कि जॉर्ज पंचम की नाक का मामला हल हो गया है, लॉट पर नाक लग गई है, परंतु उस दिन के अखबार में कहीं किसी उद्घाटन की, किसी भेंट की, हवाई अड्डे पर किसी स्वागत सभा की कोई खबर नहीं थी। अखबार खाली थे। नाक तो सिर्फ एक थी, वह भी बूथ के लिए। फिर पता नहीं क्या हुआ। दोस्तों, यहाँ इस चैप्टर का एंड होता है। दोस्तों, कवि ने ये बताया है कि रानी के स्वागत तथा उनकी प्रसन्नता हेतु दिल्ली में हर प्रकार की तैयारियां की गई थी। साफ सफाई, सजावट, सुख सुविधा से लेकर सुरक्षा की सभी व्यवस्था की गई थी, किंतु इन सभी के बावजूद भी जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, जो संभवतः अंग्रेजों के मान सम्मान का प्रतीक है, नहीं थी। इसका एक अर्थ यह होता है कि भारत में अपना शासन खो चुके अंग्रेजों के प्रति लोगों के मन में अब कोई मान सम्मान नहीं बचा था, और साथ ही इससे हमारे प्रशासन की कमज़ोर एवं त्रुटिपूर्ण व्यवस्था का पता भी चलता है। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम भी प्रस्तुत किया है। हमारे समाज में ये विशेष आदरणीय लोग हैं। इनका स्थान जॉर्ज पंचम से सहस्त्रों गुना बड़ा है। जॉर्ज पंचम ने भारत को कुछ नहीं दिया, परंतु इन्होंने अपने बलिदान व त्याग से भारत को एक नींव दी, उसे आज़ादी दी। इसीलिए इनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाकों से सहस्त्रों गुना ऊंची है। इसीलिए बीच में बताया गया कि इन सारे शहीदों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक के ऊपर फिट नहीं आई। ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। इसके विरोध में सभी अखबार चुप रहे। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती? दुनिया के लोग जब जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज भी अंग्रेजों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान।